हाँ जी बेटे, देखो आज अपन बात करना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। पहले हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की। डिस्कवरी कर ली है, डिस्कवरी कैसे करा गया है ना, पांचों हॉर्मोन्स की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है और कैसे हुई थी वो अपन ने डिस्कस कर लिया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना था, ठीक है। अब जिसमें से पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड इस ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। बस इतना याद रखना है, बाकी आगे का काम आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। बायोसिंथेसिस की बात करें, ऑक्सिन कैसे बनता है, तो ऑक्सिन एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है, और वो कौन सा एमिनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का ये डेरिवेटिव है, जिंक आयन की प्रेजेंस में ये बनता है। तो ये आयन और ट्रिप्टोफैन का नाम याद रखना है। ऑक्सिन के दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। नेचुरल की बात करें तो जो प्लांट बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, सिंथेटिक उसी के जैसा जो लैब बेस्ड है उसको हम सिंथेटिक ऑक्सिन बोलेंगे। नेचुरल में दो नाम याद रखने हैं, IAA और IVA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये सबसे कॉमन ऑक्सिन है, नेचुरल कॉमन ऑक्सिन है। एंड IB इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड के नाम से भी हम बोलेंगे। सिंथेटिक में नेप्थलीन एसिटिक एसिड है और 2,4-D है और 2,4,5-T है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4-D एंड 2,4,5-T, जिसमें से 2,4-D का यूज बहुत ज्यादा होता है कॉमर्शियली। 2,4-D का नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। नाम एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये सिंथेटिक हैं, ये तीनों आपके सिंथेटिक हैं, NAA, 2,4-D एंड 2,4,5-T, ठीक है। एंड बायोसिंथेसिस ऑक्सिन की कहाँ होती है, ये हमने पहले स्टार्टिंग में ही देख लिया था जब इनकी डिस्कवरी की बात कर रहे थे। सूट अपेक्स और रूट अपेक्स दोनों पर, जो प्लांट का बिल्कुल ये टिप वाला हिस्सा है सूट अपेक्स, और अगर रूट है तो रूट के टिप पर रूट अपेक्स, दोनों पर इनकी बायोसिंथेसिस चलती है, ठीक है। प्लांट बॉडी में कहाँ बनते हैं ये आपको ध्यान, दोनों अपेक्सेस की बात करनी है। इनका जो फिजियोलॉजिकल रोल है प्लांट की बॉडी पर, इनका इंपैक्ट क्या है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है दैट इज द एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी क्या है, अगर हमारा कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम है, इसका अपेक्स हमेशा सबसे ऊपर होगा, लेटरल ब्रांचेस जितनी भी होंगी उससे हमेशा आगे ही रहेगा। ये लेटरल ब्रांचेस इससे ऊपर नहीं जाएंगी या इसको क्रॉस नहीं करेंगी, ये हमेशा सबसे ऊपर रहता है, दैट इज द एपिकल डोमिनेंसी। एंड एपिकल डोमिनेंसी को मेंटेन कराता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का सबसे प्राइमरी फंक्शन यही है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, ये याद रखना। क्या है, फिनोमेना इन विच एपिकल बर्ड डोमिनेट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। लैटरल बर्ड्स इनको हम बोलेंगे, लैटरल बर्ड्स को डोमिनेट करे ये एपिकल बर्ड, इसको हम एपिकल बर्ड बोलेंगे, एपिकल बर्ड। और ये लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड, एपिकल बर्ड लैटरल बर्ड को डोमिनेट करना, दैट इज एपिकल डोमिनेंसी, इसी को हम एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं। अगर आपको हेज फॉर्मेशन करना है, कोई प्लांट का बहुत वो ग्रीनरी के लिए आप ग्रो करा रहे हो, तो आपको उसकी हाइट नहीं बढ़ानी है कि वो बहुत बुशी जैसा एकदम बिल्कुल ग्रीन सा प्लांट बन जाए, तो आपको इसका ये एपिकल बर्ड रिमूव करना पड़ता है। इसलिए देखो जो गार्डनर्स होते हैं वो ऊपर से प्लांट के टिप को हटाते हैं, जिससे जब टिप आप इसको रिमूव कर दोगे तो इसके लेटरल ब्रांचेस अराइज होने शुरू हो जाएंगे, इसके लेटरल ब्रांचेस ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे, और ये स्टेम आपका कैसा हो जाएगा, पूरा एक हेज जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड को या लेटरल बर्ड के एपेक्स को रिमूव करने की प्रोसेस को बोला जाता है डीकैपिटेशन। क्या बोलेंगे, डीकैपिटेशन। रिमूवल ऑफ सूट टिप, सूट टिप चाहे वो लेटरल बर्ड का या मेन स्टेम का हो, उसको जब आप रिमूव करोगे यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स।
चाहे जैसे ये इस सिस्टम की एपिकल बड को आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ से लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी, इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ से लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी। जिसका भी आपने एपिकल बड रिमूव किया, सूट टिप रिमूव किया, तो उसके लेटरल ब्रांचेस अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और लेटरल ब्रांचेस जितने ज्यादा अराइज होते हैं उतना वो ज्यादा हेज जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। एक ये कॉमर्शियल प्लांट है जिसमें इसका बहुत यूज किया जाता है, टी प्लांटेशन। जहां पे टी की गार्डनिंग होती है उनके टिप को देखो तो वो जो फीमेल्स होती हैं, है ना। अब देखो इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो ये एपिकल बड को रिमूव किया गया है यहाँ से, तो ये लेटरल बड अराइज होती है। अगर इसके रिमूव करोगे तो यहाँ से अराइज हो जाएगी, ये लेटरल बड्स हैं। जो टी का प्लांट है उसके टिप को रिमूव करने के लिए फीमेल्स ज्यादातर काम करती है, ज्यादातर क्या फीमेल ही काम करती है जहां पे भी टी की गार्डनिंग, जहां पे टी का कल्टीवेशन होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फीमेल्स का हाथ है, स्किन है, हैंड है, वो सॉफ्ट होता है और ये इनकी टिप को रिमूव करने के लिए वो यूज करते हैं जिससे वो आसानी से कट किया जाए। और वो थोड़ा सा एक इधर अंगूठे में ना एक वो आयरन मेटल का बना हुआ स्ट्रक्चर भी पहनते हैं जिससे वो आराम से कट हो जाता है। तो इस टी की प्लांटेशन, टी प्लांट का क्या यूज किया जाता है, उसकी लीव्स, है ना। उसके स्टेम की हाइट बढ़ाने से तो कोई पर्पस है नहीं, जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ज्यादा लीव्स होंगे। तो उनके टिप को रिमूव करने के लिए एक टाइम इंटरवल पे वहां के फार्मर्स उसको हटाते हैं या हटवाते हैं, और जिससे बहुत ज्यादा ब्रांचेस अराइज होती हैं और उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हेज फॉर्मेशन करना है तो भी आपको यही डीकैपिटेशन करना पड़ेगा। टी प्लांटेशन में इसी का यूज किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस ग्रो कर पाए। ये सूट अपेक्स है। सूट अपेक्स पे ये एपिकल मेरिस्टेम्स यहाँ पे हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रोटेक्टेड बाय लीफ प्राइमोडिया। ये लीव्स है जो बिल्कुल अभी यंग, बिल्कुल डिफरेंशिएटिंग स्टेज में है। हर एपेक्स पे ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जब मैग्नीफाई करके देखेंगे। दूसरा इसका रोल है सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, इलोंगेशन जिसे आपने कहा था, सेल इलोंगेशन, सेल का वॉल्यूम ग्रोथ करना। मेनली ऑक्सिन सेल इलोंगेट करवाता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। वैसे सेल डिवीजन का मेन काम है किसका, साइटोकाइनिन का। किसका, साइटोकाइनिन का। ठीक है, बस साइटोकाइनिन के साथ ये हेल्प करता है कि सेल डिवीजन भी थोड़ा सा इनहेंस करवा देता है। ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल से जाइलम का फॉर्मेशन करवाता है, तो जाइलम के फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। रूट इनिशिएशन करवाता है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट इनिशिएशन। जिन भी प्लांट का स्टेम कटिंग यूज करते हैं, स्टेम कटिंग जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, कि मतलब जिनका आप स्टेम कट करके लगाते हो नए प्लांट बनाने के लिए, उनको हम स्टेम, जैसे शुगर केन बेस्ट एग्जांपल है ना। स्टेम कटिंग वाले जितने भी प्लांट हैं उनमें अगर आप ऑक्सिन का स्प्रे या ऑक्सिन का यूज करते हैं तो बहुत जल्दी उस सिस्टम से रूट इनिशिएट करवा देता है। जितनी जल्दी रूट इनिशिएट हो जाएगा उतनी जल्दी वो प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा या सरवाइव कर जाएगा। जैसे हम रोज प्लांट का स्टेम कट करके लगाते हैं तो कई बार वो सूख जाता है ना। क्यों? क्योंकि रूट इनिशिएट नहीं हो पाता तो वो सूख जाता है। लेकिन अगर वो जितने रूट इनिशिएट हो जाए तो आराम से वो सरवाइव कर जाता है। तो रूट इनिशिएशन में ये हेल्प करता है, किनमें, स्टेम कटिंग में। ध्यान रखना, स्टेम कटिंग पे यूज किया जाता है, IBA और IAA का यूज किया जाता है। एब्सिशन को रोकता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एब्सिशन का मतलब होता है सेड ऑफ, जो पत्तियां पीली होके गिर जाती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्सिशन। ठीक है, IAA और NAA प्रिवेंट करता है एब्सिशन, किसमें, प्रीमेच्योर लीव्स में, प्रीमेच्योर प्लांट ऑर्गन्स में। प्रीमेच्योर का मतलब जो यंग लीव्स हैं, अनराइपेंड फ्रूट्स हैं, है ना। कोई प्लांट का बिल्कुल यंग पार्ट है, कई बार देखो तो वो बिल्कुल ग्रीन लीव्स सेड होके गिरने लगती हैं, उसको रोकने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यही ऑक्सिन ही जब अगर वो मैच्योर लीफ है, पुरानी लीफ है, ओल्ड लीफ है, राइपेंड फ्रूट है, उसके एब्सिशन को प्रमोट करता है। दोनों के लिए अलग बिहेवियर है। प्रीमेच्योर है तो एब्सिशन प्रिवेंट करेगा, अगर वो ओल्ड लीव्स हैं
या राइपेंड फ्रूट्स है तो एब्सिसन प्रमोट करेगा। दोनों के केस में अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना है। फ्लावर इनिशिएशन करवाता है, दो प्लांट हैं पाइनएप्पल एंड लीची, इन दोनों में ये फ्लावर को इनिशिएट करवाता है। कॉमर्शियली इनका भी बहुत यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, दैट इज अ पार्थिनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट्स बनाने में ऑक्सिन का यूज किया जाता है, जैसे टोमेटो है, ग्रेप्स है, बनाना है, इन सब के फॉर्मेशन में इनका स्प्रे किया जाता है, बहुत जल्दी फ्रूट्स बन सेट होते हैं। सेलेक्टिव वीड किलर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सिन। सेलेक्टिव वीड किलर 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, हमने अभी ऊपर देखा था। इसका यूज किया जाता है डाइकॉट वीड को मारने के लिए। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट जो आपके क्रॉप फील्ड में ग्रो कर रहा है, दैट इज द वीड। और वो अगर डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है, तो उसको आप इसकी मदद से मार सकते हो। आपके मोनोकॉट, अगर क्रॉप प्लांट मोनोकॉट है, उस पर कोई असर नहीं करता। जैसे राइस के फील्ड में, वीट के फील्ड में इसको हम एज अ वीडीसाइड यूज करते हैं। पोटैटो की डोरमेंसी को भी ये इंक्रीज कराता है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे अभी विंटर सीजन में पोटैटो ट्यूबर पे जो आपके ये बर्ड्स देखने को मिलते हैं, ये बर्ड्स पे इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है ना। इन बर्ड्स का ग्रोथ होने के बाद ये पोटैटो जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा। इस बर्ड के जर्मिनेशन को अगर आपको रोकना है, इस जर्मिनेशन को रोकना है, जर्मिनेशन ब्लॉक कराना है या स्लो डाउन कराना है, तो ऑक्सिन का यूज कर सकते हैं। अपना ये एक है इसी का मैलिक हाइड्राजाइड एंड ऑक्सिन का डेरिवेटिव है। और NNAA ये लैटरल बर्ड्स ऑफ पोटैटो को डोरमेंट रखता है, मतलब पोटैटो को आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो। एक सीजन के बाद अगले सीजन में भी उसको स्टोर कर सकते हो। जो स्टोर हाउसेज होते हैं वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। अब बायोएसे की बात करें तो बायोएसे कौन से टेस्ट से इसकी डिस्कवरी हुई थी? तो एक तो हमने ये पढ़ ही लिया है, अवियनिया कर्वेचर टेस्ट, जो सूट टिप पर इनकी बेंडिंग देखी गई थी यूनिलैटरल लाइट की इल्यूमिनेशन से। एक और है रूट ग्रोथ इनहिबिशन में से भी किया गया था। तो दो इनका बायोएसे है, ये ध्यान रखना है। तो ऑक्सिन की यही कुछ फिजियोलॉजिकल जो रोल है, उन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। मेन याद रखना है एपिकल डोमिनेंसी, वीड किलर है ना, और एब्सिसन को प्रमोट करता है, डिक्रीज कराता है, वो दोनों बातें याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। दूसरा हार्मोन है प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन या जिबरलिन भी बोलते हैं। जिब्रेलिन लगभग 100 से ज्यादा नोन है। इतने डिफरेंट टाइप्स के जिब्रेलिन्स को हम जानते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करा जाता है कुछ इस तरह से GA1 2 3 4 5 6 से एंड सो ऑन। ये डिपेंड करता है कि कौन किस ऑर्डर में डिस्कवर किया है। 1 सबसे पहले, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद, 4 उसके बाद एंड सो ऑन। इस तरह से इनके नाम रखे हुए हैं, जिसमें से GA3 मेन रिप्रेजेंटेटिव है ऑक्सिन का। GA3 जिसका केमिकल फॉर्मूला है C19H26O6, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जिबरलिन्स। सभी जिब्रेलिन्स का ये रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। तो GA3 सबसे इंपॉर्टेंट जिब्रेलिन है, ये ध्यान रखना है ना। मेन रिप्रेजेंटेटिव है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? बर्ड्स में, जो लेटरल बर्ड्स हैं, सूट में, रूट में, है ना, एंड जर्मिनेटिंग सीड्स में इनकी सिंथेसिस होती है। ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ थी? सूट और रूट के टिप पर, ठीक है। अब इनका फिजियोलॉजिकल रोल ऑक्सिन से मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल में हम बात करें तो स्टेम या इंटरनोड इलोंगेशन है। इंटरनोड इलोंगेशन का मतलब क्या है? स्टेम की प्रॉपर्टी होती है, हर स्टेम नोड एंड इंटरनोड में डिवाइडेड है। ये रूट सिस्टम हमने मान लिया, ये शूट सिस्टम। कुछ में ये नोड आपको विजिबल होते हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखते हैं, कुछ में आपको ये नोड नहीं दिखते हैं। नोडल रीजन उस स्टेम का वो स्ट्रक्चर है, वो रीजन कहा जाता है जहां से लीफ या ब्रांच अराइज होती है। जैसे मैं सुगर केन की बात करूं तो ये नोड बिल्कुल विजिबल होता है। बैम्बू की बात करें तो ये नोड बिल्कुल विजिबल होता है।
ग्रासेस में आपको दिखता है, लेकिन जो मैंगो प्लांट है ना, या गुआवा का प्लांट है ना, उनमें ये विजिबल नहीं होता है। तो उन प्लांट्स में नोडल रीजन आर द पॉइंट वेयर लीव्स जहां से अराइज हो या जहां से कोई ब्रांच अराइज हो रही है, वो नोडल रीजन होता है उनका। एंड दो नोड के बीच का जो गैप है, दिस वन, ये और ये, इसके बीच का जो गैप है, इसको बोला जाता है इंटरनोड। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है। और जिब्रेलिन का काम यही होता है, इस इंटरनोडल लेंथ को इलोंगेट करवाना, इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज कराना। दिस इज द मेन रोल ऑफ जिबरलिन, इंटरनोडल लेंथ को क्या करा देना? इंक्रीज कराना। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है। कैसे करवाता है, ध्यान से देखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप के, एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इधर नोड के बेस पर, हर नोड के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इधर भी प्रेजेंट होते हैं, और इनको बोला जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इनको क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जिब्रेलिन क्या करता है? इन्हीं इंटर कैलरी मेरिस्टेम में रेट ऑफ सेल डिवीजन को इंक्रीज कराता है। इन्हीं का डिवीजन करवा के जब यहाँ इंटर कैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनोड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम पर जिब्रेलिन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है, स्टेम या इंटरनोडल एलोंगेशन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन क्या करता है? इंड्यूसेस इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के पहले ही ये करेगा, फ्लावरिंग के बाद नहीं करेगा। ठीक है। रोजेट प्लांट्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजेट प्लांट्स हम उनको बोलते हैं जिनके स्टेम बहुत रिड्यूस्ड होते हैं, स्टेम की ग्रोथ नहीं होती, स्टेम बहुत रिड्यूस्ड होते हैं। और इनसे देखो यहाँ पे जैसे ये बीट रूट है, इनकी सारी लीव्स एक ही पॉइंट से अराइज हो रही है। और एक बात हमेशा याद रखना, अभी मैंने बोला कि जो सूट सिस्टम है तो नोडल रीजन से ही लीफ या स्टेम अराइज होता है, ब्रांच अराइज होती है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो सारा जो ये बीट रूट है, एक ही पॉइंट से इनके सारे लीव्स अराइज हैं। तो मतलब इसका क्या समझ रहा है आपको कि इनका जो इंटरनोडल लेंथ है वो बहुत रिड्यूस्ड है। इंटरनोडल लेंथ जो है वो बहुत रिड्यूस्ड है, इसलिए सारे लीव्स लग रहा है कि एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट को बोला जाता है रोजेट प्लांट, रोजेट स्टेम। ये रोजेट स्टेम है। इन स्टेम्स को भी अगर आप इलोंगेट कराना चाहते हो, इन स्टेम्स में भी अगर आप इनके इंटरनोड को ग्रो कराना, इलोंगेट कराना, ग्रोथ कराना चाहते हो, तो जिब्रेलिन कैन डू दिस। ठीक है, रोजेट प्लांट जो हैं, इनके फ्लावरिंग के पहले अगर आप इनके सूट सिस्टम पर या इस प्लांट पर जिब्रेलिन GA का स्प्रे करते हो तो इनका स्टेम इलोंगेट कर जाता है। ठीक है, दैट इज द ये रोजेट प्लांट है। और इस इवेंट, इस प्रोसेस को बोला जाता है बोल्टिंग इफेक्ट। जैसे बीट रूट, कैबेज में इसका हम यूज करते हैं। बीट रूट में हमें इसका सूट सिस्टम यूजफुल नहीं है, कंज्यूमेबल नहीं है, खाते नहीं है, तो हमें इस सूट सिस्टम का नहीं ग्रोथ कराना होता है, हमें इसका रूट से मतलब होता है। लेकिन जिन प्लांट्स में हमें सूट सिस्टम चाहिए होता है उसमें हम जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं और बढ़िया से इसका सूट का स्टेम का ग्रोथ कराते हैं। अब अगर आप यही सोचो सुगर केन प्लांट, सुगर केन का तो स्टेम यूजफुल है, मेन प्रोडक्ट ही वहीं से आता है ना, तो उसका ग्रोथ कितना बढ़िया होगा। इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉफ प्लांट, जो प्लांट जेनेटिकली डॉफ होते हैं, जिनकी हाइट उनके जीन में ही है कि वो छोटे होंगे, है ना, उनको भी ये इलोंगेट करा सकता है थोड़ा बहुत। जैसे मेज का प्लांट है ना, पी प्लांट है, इनका भी ये, इनको टॉलनेस थोड़ा सा ये करा सकते हैं। मतलब ये हार्मोन उनके इंटरनोडल इलोंगेशन करवा देगा तो थोड़ा हाइट उनका बढ़ जाता है। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ये जिब्रेलिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करता है? आपने सीड आपके सामने, जैसे ये आपका ग्राम का सीड है, चने का सीड है, इसको आप जब जर्मिनेशन के लिए डालोगे तो ये इसको मॉइस्चर मिलेगा, एयर मिलेगा, इसमें ये सारे एंजाइम्स होते हैं।
है ना। जीए इंड्यूस कराता है, जिब्रेलिन इसमें बना, इनके इस सीड में प्रेजेंट होता है, एंड जिब्रेलिन इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएजेज एंजाइम। ये एंजाइम्स सीड टू सीड वेरी करता है। जैसे मैं अभी आपके सामने ये जो ये मटर नहीं है, चने का दाना, ये सीड है ना, ग्राम का सीड है। इसको अगर आप बात करोगे, दिस इज द, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है ग्राम में, इसके सीड में क्या स्टोर होगा? प्रोटीन। क्या स्टोर, हमें इससे क्या मिलता है? प्रोटीन का सप्लायर है। इसका स्टोर्ड मटेरियल प्रोटीन है। यहीं पे कोई ऑयल यील्डिंग सीड होता है तो वहां पे फैट स्टोर होता है, नहीं तो आपका नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड स्टोर वाले सीड्स हैं वो होते हैं। अब इन प्रोटीन को तो सेल यूज करेगा नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा है, प्रोटीन को पहले किस में ब्रेक करना पड़ेगा? एमिनो एसिड्स में। और ये ब्रेक डाउन कराता है कौन? प्रोटीएजेस। कौन कराएगा? प्रोटीएजेस। तो सीड में ये प्रोटीएजेस का सिंथेसिस को जीए इंड्यूस कराएगा, तब इसका प्रोटीन किसमें ब्रेक हो जाएगा? एमिनो एसिड। नाउ एम्ब्रियोनल सेल, जो एम्ब्रियो की सेल्स हैं, एम्ब्रियोनल सेल कैन यूज दिस एमिनो एसिड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा, एनर्जी बनाएगा, एनर्जी जितना ज्यादा उतना जल्दी से वो सीड जर्मिनेट करेगा और ग्रोथ करेगा। ठीक है। ऐसे अगर कोई सीड में आपका फैट स्टोर है तो फैट तो सेल यूज करेगा नहीं, तो यहां पे इसको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और ये काम करता है लाइपेज। ये कौन? लाइपेज। ऐसे जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, ये तीनों के लिए यहाँ पे इक्वेशन बने हुए हैं। स्टार्च अगर स्टोर है, जैसे हमारा व्हीट हो गया, राइस हो गया, आपका मेज हो गया, बार्ले हो गया, सब में स्टार्च ही हमें मिलता है। स्टार्च को पहले माल्टोज एंड देन ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज कैन बी यूज्ड बाय एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्लूकोज का यूज कर सकता है, ना कि स्टार्च का। तो जीएए ये अल्फा एमाइलेज का सिंथेसिस को इंड्यूस कराएगा और ज्यादा से ज्यादा उस सीड में ग्लूकोज बनेगा, एंड जो जर्मिनेशन के दौरान ज्यादा एनर्जी चाहिए ग्रोथ जर्मिनेशन के लिए, वो सप्लाई हो पाएगी, सेम एज इट इज फैट के लिए एंड प्रोटीन के लिए, है ना। तो इन एंजाइम्स की सिंथेसिस को जीए इंड्यूस कराता है, इन एंजाइम्स की सिंथेसिस को सीड में। ठीक है। तो जीए सीड में भी प्रेजेंट है, एंड दैट इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन बाय दीज इवेंट्स। वो सीड टू सीड वेरी करता है। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट रोल है इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ग्रेप्स का जो स्टॉक है, स्टेम है, उसको इंक्रीज कराता है। अब ग्रेप्स का स्टॉक अगर इंक्रीज करेगा, ग्रेप्स का स्टॉक का मतलब ये, जैसे आपका ग्रेप्स का प्लांट है, ये इस पे ग्रेप्स लग रहे हैं, है ना, इस पे ग्रेप्स लग रहे हैं बहुत सारे। तो ये जो स्टॉक है जिस पे ग्रेप्स लग रहा है, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा ग्रेप्स इस पे लगेंगे, तो इसका ग्रोथ करवाता है, तो प्रोड्यूस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसका इंक्रीज कराने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट रोल है जीए स्पीड करता है माल्ट फॉर्मेशन, माल्टिंग प्रोसेस, बेवरेजेस बनाने में, वाइन बनाने में, है ना। ब्रेविंग इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री इसी ईस्ट पर तो डिपेंड करती है, फर्मेंटेशन पर डिपेंड करती है। उस फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया, जो ईस्ट चाहिए होता है, उसमें ये जिब्रेलिन की भी जरूरत है। और माल्ट या आपकी जो ब्रेविंग इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी है इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपका एक पिक्चर है जिसमें फर्मेंटेशन कराया हुआ दिख रहा है। एंड हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट इज ऑल्सो इंक्रीज बाई जीए। जीए इस शुगर केन के स्टेम को भी इलोंगेट कराता है। अब यहाँ पे आपने सबने देखा हुआ है इंटरनोड, नोड, इंटरनोड। इंटरनोडल लेंथ जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इनका स्टेम बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा इनका शुगर केन का प्रोड्यूस आएगा, है ना। लगभग ये कितना इंक्रीज करा देता है? 20 टन पर एकड़। एक एकड़ में लगभग शुगर केन का स्टेम 20 टन भी बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस जीए। नॉर्मली 5-7 टन या 3 से 5 टन ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नॉर्मल जो किसान इसका प्रोड्यूस तैयार करता है, शुगर केन की खेती करता है। सेनेसेंस को ये डिले कराता है इन प्लांट पार्ट्स, सो फ्रूट कैन बी लेफ्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो,
ऑक्सिन सेनेसेंस को प्रमोट कराता था ओल्डर पार्ट्स में। अगर फ्रूट राइपेंड हो गया तो सेनेसेंस ऑक्सिन करवा देता था, ये नहीं करवाता, ये रोकता है, डिले करवाता है। पके हुए फल को भी स्टेम से, प्लांट से लगा के रखेगा, गिरने नहीं देगा, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, मार्केट पीरियड बढ़ जाता है। जो सीजन आता है ना, जैसे अभी कीनू का सीजन आ गया, ऑरेंज का सीजन आ गया, अब वो लास्ट में अगर आप बिकते हैं, बेचते हैं फरवरी में, तो रेट फिर से बढ़ जाएगा। अभी तो रेट कम हो गया होगा, अभी कम होगा और कम होगा, लेकिन वो एंड में जब बिकेगा तो रेट फिर से बढ़ जाता है, स्टार्टिंग में और एंड में, तो मार्केट पीरियड बढ़ जाता है इसके यूज से। जीए राइपेंड फ्रूट्स को आप प्लांट पे रोक सकते हैं बाय द स्प्रे ऑफ दिस जीए। जुवेनाइल कोनिफर्स, अब ये कोनिफर्स वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया है। कोनिफर्स बोले तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मस प्लांट को हम बोलते हैं कोनिफर्स, है ना। कोनिफर्स जो कोन जैसे प्लांट होते हैं, ऐसा देखा होगा आपने, क्रिसमस ट्री सबने देखा होगा, इस शेप में जिनका प्लांट सूट सिस्टम होता है उनको कोनिफर्स, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन जैसी होती हैं, स्पाइन जैसी, सुई के जैसी होती है, वो कोनिफर्स कहे जाते हैं। इनमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो बहुत टाइम लेता है, 2 साल 3 साल, बहुत टाइम लेता है, डिले होता है बहुत। सीड ड्यूरेशन, सीड फॉर्मेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत टाइम लगता है। अगर किसी कोनिफर का सीड आपके लिए यूजफुल है, सीड यूजेबल यूज कर सकते हैं, हम खाते हैं, हमारे लिए कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, और वो मान लो कि 2 साल में वो उसका सीड बन रहा है, तो प्रोड्यूस तो ऑब्वियसली 2 साल बाद आने वाला है, और तुरंत आपको प्रोड्यूस चाहिए, तो आपको अगर यही सीड 1 साल में बन के तैयार हो जाए तो आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। और जीए ये करवा देता है, इनके सीड फॉर्मेशन को हैंडस्टेन करता है, इंक्रीज करा देता है, मतलब कम ड्यूरेशन में सीड सेट करा देता है कोनिफर्स में, ठीक है। जैसे एक चिलगोजा सीड है, नट्स की तरह यूज करते हैं, बहुत महंगा बिकता है, वो भी कोनिफर्स का ही सीड है, ठीक है। बायोएसे कहां से ये बना है? बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट से, जो हमने देखा पढ़ा भी था, डॉफ पी प्लांट एंड मेज टेस्ट से इसका कराया गया है। पी प्लांट जो डॉफ थे, उनके जीए के स्प्रे से उनकी हाइट बढ़ जाती है ना। तो ये इनका जिब्रेलिन की कहानी खत्म। अब तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, शॉर्ट फॉर्म में सी के से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। और सी के क्वेश्चन में भी ये टर्म यूज करते हैं, सी के ये क्वेश्चन में भी टर्म यूज किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से यहाँ पे याद रखना है। नेचुरल साइटोकाइनिन को जिएटिन और सिंथेटिक को काइनेटिन बोला जाएगा। 2 टाइप के, जैसे ऑक्सिन के 2 टाइप थे। डेरिवेटिव्स किसका है? एडेनिन नाइट्रोजन बेस का, एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। बायोएसे कहाँ बनता है? रूट टिप्स पर, दैट इज अ मेजर साइट ऑफ साइटोकाइनिन फॉर्मेशन या सिंथेसिस। रूट टिप्स पर ये ज्यादा, सबसे ज्यादा बनता है, एंड डेवलपिंग सूट बड्स पे भी बनता है, यंग फ्रूट्स में भी बनता है। साइटोकाइनिन का नाम से ही आपको याद रख लेना है, साइटोकाइनिन ये इंक्रीज कराता है साइटोकाइनेसिस। अगर याद हो, सेल डिवीजन में पढ़ा था, है ना, एक सेल को 2 सेल में ये डिवाइड करने में हेल्प करता है, जिससे नए सेल्स बहुत जल्दी बनते हैं। तो मेनली कहां पे है? रूट टिप पे मेजर साइट है, डेवलपिंग बर्ड्स में भी, यंग फ्रूट्स में भी। इन्हीं ऑर्गन्स में भी, इन्हीं ऑर्गन्स में सेल डिवीजन ज्यादा रेट से होता है, हाई रेट पे होता है, तो इन्हीं ऑर्गन्स में ये बनता है। एक वर्ड यूज करते हैं कॉमर्शियल, ये टर्म है पोमालाइन। जब साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन का मिक्सचर यूज करा जाए, दोनों का मिक्सचर यूज करा जाता है, तो उसको बोलते हैं पोमालाइन, एंड इट इज यूज फॉर द एप्पल साइज इनलार्जर, यूज्ड एज एप्पल साइज इनलार्जर। जो हमारा एप्पल सबसे किंग ऑफ फ्रूट्स है, उसके साइज को इनलार्ज करने के लिए इसका यूज करते हैं। हाँ, मैंगो है ना? ना, अब तो मुझे लगता है एप्पल ही, मुझे तो एप्पल ही फील आता है कि फल तो सेब, बीमार होता है तो मैंगो थोड़ी कोई लेके जाता है, हैं? कौन ले, क्या ले, कोई बीमार हुआ हॉस्पिटल में सेब लेके चलो,
वो तो सीजनल हो गया, ये तो हर सीजन में मिलने वाला फ्रूट है एप्पल, है ना। कोई बीमार है तो उसको एप्पल खिलाओ, और डॉक्टर्स के लिए तो वैसे भी एप्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्पल्स कीप्स अवे, तो सही है मेरे हिसाब से, तो मैं मानता हूं एप्पल खाना चाहिए, रोज खाओ, ठीक है। चलो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सेल डिवीजन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक एपिकल डोमिनेंसी, जिब्रेलिन का कैरेक्टरिस्टिक इंटरनोडल इलोंगेशन, साइटोकाइनिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस भी करवाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल साइटोकाइनिन का ये सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी पेपर में, आप अरे समझ लो हर टेस्ट में मिलेगा। लो कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन अप्लाई किया किसमें, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, एक सेल से बहुत सारा सेल डिवाइड करा लेते हैं, बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, या इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं कैलस। क्या यूज करते हैं, कैलस। इस कैलस में रूट और सूट अगर आपको बनाना है तो आप दोनों कॉम्बिनेशंस देख लो, आपके सामने है, लैब में ऐसे ही बनाया जाता है। लो कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन अप्लाई करा कैलस को, तो क्या बनेगा रूट पहले बनेगा, सूट बाद में बनेगा। और इसी का उल्टा कर दो, हाई सीके कर दो, लो ऑक्सिन कर दो, तो सूट का डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको याद रखने के लिए बस ऐसे याद कर लो, ऑक्सिन रूट इनिशिएट करवाता है, ऑक्सिन रूट इनिशिएट करवाता है, हाई ऑक्सिन रूट इनिशिएशन, लो ऑक्सिन सूट इनिशिएशन। एक याद रखना, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, ऑक्सिन का काम था एपिकल डोमिनेंसी, ये रोकता है, ये लैटरल जो बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट कराता है, एपिकल डोमिनेंसी को खत्म करता है, ठीक है। तो आपको अगर लैटरल ग्रोथ कराना है तो साइटोकाइनिन का यूज कर सकते हैं। सेनेसेंस को रोकता है, जिसे हम रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी वर्ड से यूज करके पूछा जाता है, ठीक है। ये सेनेसेंस को डिले कराएगा, किसमें, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करा के, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को स्लो डाउन कराता है। सेनेसेंस का मतलब ही है कि जितनी ज्यादा जल्दी न्यूट्रिएंट मोबिलाइज कर गया ग्रोइंग पार्ट की तरफ, तो न्यूट्रिएंट सेनेसेंस को डिले कराता है, किसमें, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करा के, एंड प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नए लीव्स बनेंगे, नया क्लोरोप्लास्ट बनेगा। मतलब साइटोकाइनिन आप अप्लाई करोगे तो प्लांट और ज्यादा ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। प्रमोट लैटरल सूट ग्रोथ, वो आपने देख लिया। ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी मतलब लैटरल बर्ड्स को ग्रो कराना, है ना। टोबैको पिथ सेल डिवीजन से इसका बायोएसे बनाया जाता है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन से इसका ये बायोएसे है। ये टोबैको का पिथ फॉर्मेशन है, ये टोबैको पिथ, ये दिस इज द कैलस, ये कैलस इसको बोलते हैं। इसी में आप रूट इनिशिएट सूट इनिशिएट करवा सकते हो। टोबैको प्लांट इस तरह से बनाया जाता है। ये है डिफरेंट सेट्स ऑफ लीफ या डिफरेंट कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कंटेंट अगर आप देखोगे अलग अलग कलर आपको दिखने को मिल रहा है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना है पर सेल, क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है, उसके हिसाब से इनके कलर्स आते हैं। आपने क्रॉप फील्ड में भी देखा होगा, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ साइटोकाइनिन, दैट्स इट। ग्रोथ प्रमोटर्स की कहानी खत्म। ग्रोथ इनिबिटर में दो हैं, एक आपका एब्सिसिक एसिड और दूसरा इथाइलिन, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।